नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। सहारनपुर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का वायुसेना स्टेशन में मिला शव। ट्रेनिंग के लिए आई थी सरसावा एयरपोर्ट स्टेशन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला आया सामने। 11वीं के छात्रों ने 8वीं के छात्रों के साथ की मारपीट। 2 दर्जन से अधिक छात्रों को पीटा। अलीगढ़ में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास। पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत। बच्ची की चाची के साथ भी की मारपीट। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को दी धमकी। इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ठगी के आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेलवे कर्मी को डरा धमकाकर कर रही थी। अलीगढ़ में बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक को चाकुओं से हमला कर किया घायल। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। सहारनपुर में दुर्गाष्टमी पर शाकंभरी देवी मंदिर के बाहर लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। मां के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। दूर दूर से दर्शन के लिए आए लोग। मिर्जापुर में धूमधाम से मनाई जा रही है अष्टमी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का महत्व। विंध्यावासिनी मंदिर के बाहर लोगों का और श्रद्धालुओं का लगा तांता। इटावा में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। कार सवार एक युवक की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अलीगढ़ में बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता। घटना सीसीटीवी आया सामने। कुत्ते को बुरी तरह डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं 2 लोग। अमरोह में 2 सीओ और 3 इंस्पेक्टर पर हुआ मुकदमा। लूट के मामले को दबाने का आरोप। पुलिस ने लूटी हुई गाड़ियों को लावारिस दिखाकर किया था नीलाम। देवरिया के ट्रेजरी कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। बाबू को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी। मथुरा में 2 गुटों के दर्जनों लोग आपस में भिड़े। मेले में झूला झूलने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। एटा में भाजपा कार्यकर्ता का वीडियो आया सामने। फफक कर रोते नजर आया युवक। हफ्ते भर से घर में नहीं चला चूल्हा। दबंगों ने दुकान का ताला तोड़कर किया अवैध कब्जा। भदोई में ट्रैक्टर और ऑटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 अप्रैल को जारी होगा नोटिफिकेशन। सुसवार और 96 सीट पर होंगे उपचुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी। दोनों सीटों पर 10 मई को उपचुनाव होंगे। नामांकन का आखिरी दिन 20 अप्रैल, तो वहीं 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। सुसवार और 96 सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों सीटों पर 10 मई को चुनाव होंगे। तो नामांकन का आखिरी दिन 20 अप्रैल है। वहीं आपको बता दें कि 13 मई को परिणामों की घोषणा की जाएगी और ऐसे में सभी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो 10 मई को चुनाव होंगे और साथ ही आपको बता दें कि 20 अप्रैल तक नामांकन करने की आखिरी तारीख रखी गई है। 13 मई को चुनाव के परिणाम की घोषणा होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां अब देखने को मिल रही हैं?
देखिए जागृति, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें खाली हुई थी। पहली सीट का जिक्र करें क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार राजनीति के चर्चा में रहती है। वो रामपुर की स्वार सीट अब्दुल्ला आजम यानी आजम खां के जो बेटे हैं उनको सजा के बाद वो सीट खाली हो चुकी थी। उस पर दोबारा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दूसरी सीट सुनील कौल अपना दल एस पार्टी के विधायक थे, जिनके निधन के बाद मिर्जापुर की 96 सीट खाली हो चुकी है। उन दोनों सीटों पर 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बाद 10 मई को चुनाव, उसके बाद 13 मई को उसका परिणाम आ जाएगा। अब लगातार बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, इसलिए कोई हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और जहां तक स्वार विधानसभा की सीट की बात है, इस सीट पर 6 से ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। जी बिल्कुल अनूप, आकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं। रामपुर को आपने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। पहले लोकसभा चुनाव वहां पर एक सीट पर हुआ था, उसको भी आपने जीता। उसके बाद आपने खुद आजम खां को परास्त किया है। अब उनके बेटे अब्दुल्ला की जो सीट खाली है उस पर किस तरीके से आपकी पकड़ है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत दोहराएगी रामपुर में? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आज रामपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, मोदी जी योगी जी की सरकारों के प्रति जो विश्वास है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस तरीके का विश्वास है, उसी विश्वास की वजह है कि रामपुर में पहले लोकसभा चुनाव जीते और फिर हम विधानसभा चुनाव जीते। और जिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं, अगर कश्मीर के बाद देखा जाए तो रामपुर विधानसभा ऐसी है जहां इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। और जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी पर, योगी जी की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर अपना विश्वास जताया है, उसका परिणाम आपके सामने है कि आज जब से देश आजाद हुआ है तब से पहली बार नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जीती है। इसी तरीके से स्वार में भी मुस्लिम बहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 6 बार ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी है और इस बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। जी बिल्कुल आकाश सक्सेना जी, आकाश जी, स्वार सीट पे थोड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से जो आपकी जो सीट है उस पे जो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था। इस बार कितनी चुनौती मानते हैं आप स्वार सीट पर अपनी? देखिए, रामपुर से ज्यादा कड़ा तो नहीं होगा, तो इसलिए मैंने कहा जब रामपुर चुनाव जीत सकते हैं, यहाँ के लोगों ने विश्वास किया है, तो स्वार तो बहुत छोटा चुनाव है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जो है अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, ये भी जानना चाहेंगे आकाश सक्सेना जी कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? सिर्फ मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाएं हमारा प्रमुख मुद्दा हमेशा से यही रहा है और यही हमारा प्रमुख मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर आज तक हम चुनाव जीतते आए और आगे भी इन्हीं मुद्दों और इन्हीं योजनाओं के बल पे ही हम चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, जिस तरह से आकाश सक्सेना जी ने बताया कि मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को लेकर जो है वो पहुंचेंगे, तो वही हमारे साथ बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी भी जुड़ गए हैं। घनश्याम सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयारी है बीजेपी की? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। देखिए, पहले तो जो चुनाव आयोग ने तारीख घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है चुनाव के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने वाला कौन चुनाव लड़ता है, क्योंकि ये चुनावों का गढ़ बन गया है रामपुर। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का हुआ, फिर विधानसभा का स्वार से चुनाव होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए, और पहले भी कमल खिला था यहाँ से, फिर कमल खिलने जा रहा है। जी बिल्कुल। अनूप, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, विपक्ष कह रहा है कि मैनपुरी की सीट जीत दोहराएंगे इस बार रामपुर में, तो कोशिश है समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी की जीत 2022 में हुई थी उसको जीत को दोहराएं, और पिछली जो रामपुर की जो सीट अभी आकाश सक्सेना जीते हैं उसको लेकर काफी जो आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इस बार कोशिश समाजवादी पार्टी का कहना है कि स्वार सीट को जरूर उस पर कब्जा करेगा, और जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है उसी तरीके से स्वार सीट पर दोबारा होने जा रहा है। किस तरीके से आप उसको देखते हैं?
देखिए, विपक्ष दिन में सपना देखता है, जनता के बीच में ना काम करता है, ना जनता की समस्याओं के बीच में जाता है लेके। लेकिन हंगामा करना और आरोप लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है विपक्ष की। पहले भी आरोप लगाते रहे, पहले चुनाव हुआ था। जी, हेलो। मैनपुरी में सपना साकार हो गया था। नहीं, मैनपुरी में एक सिंपैथी उन लोगों को मिल गई, माननीय नेताजी की सिंपैथी थी, समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि हर आदमी सम्मान करता था उनका, लेकिन उसका सम्मान अब हर जगह सिंपैथी नहीं मिल सकती उन लोगों को, क्योंकि अब जनता का चुनाव है और जनता के बीच में जाना पड़ेगा इन लोगों को। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। और मैं समझता हूँ जब चुनाव आएगा इस बार का, है ना, तो एक तरफा मतदान होगा। जी बिल्कुल। घनश्याम सिंह लोधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। दीवान सिंह बिष्ट जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बेला तोलिया जी, ब्लॉक प्रमुख रामनगर रेखा रावत जी, प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल कपूर डब्बू जी, हमारे जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के संचालक भाई नवीन भट्ट जी, मंडल अध्यक्ष नगर मंडल रामनगर श्री मदन जोशी जी, ग्रामीण मंडल श्री वीरेंद्र रावत जी, मंडल अध्यक्ष मालधन बहन दीपा भारती जी, एवं मंच पर उपस्थित हमारे कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, आईजी श्री नीलेश भरने जी, जिलाधिकारी श्री धीराज गर्ब्याल जी और एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी, एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे महानुभाव एवं सामने बैठे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आज इतनी विशाल संख्या में यहां मौजूद सभी रामनगर क्षेत्र की देवतुल्य जनता का अपनी ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रामनगर क्षेत्र में 11,118 लाख से भी अधिक की जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, इनसे न केवल रामनगर बल्कि रामनगर के आसपास के इलाकों को भी अत्यधिक लाभ होने वाला है। कहीं न कहीं विकास को गति मिलने वाली है। ये सभी विकास के काम आने वाले समय में इस क्षेत्र की उन्नति में, इस क्षेत्र की प्रगति में एक आधार स्तंभ बनेंगे। इसमें जहां आज रामनगर तहसील की खाली भूमि में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, जिसके प्रथम चरण में 13 करोड़ रुपए की धनराशि से इसका आज शिलान्यास किया गया है, वहीं रामनगर में नंदा लेन मार्केट का पारंपरिक शैली में 2 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। रामनगर रोडवेज बस टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत
28 करोड़ रुपए से भी अधिक की आने वाली है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे, उसको आधार बिंदु मानकर हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य विकास धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके, एक दिन का भी विश्राम लिए बिना काम करना, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता और उसका हित सर्वोपरि है। उसके आगे जो भी हम लोग फैसला लेते हैं वो हमारे प्रदेश की जनता के हित में लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के हित में लेते हैं। हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे आज खुशी है। ये तस्वीरें आपने देखी जहां सीएम धामी रामनगर दौरे पर है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर G20 समिट की बैठक का आज दूसरा दिन। ये बड़ी और अहम जानकारी, मेहमानों के ठहरने की शानदार व्यवस्था की गई है। वही डिकुली के ताज रिजॉर्ट में मेहमान ठहरेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है, जहां 36 विदेशी और 20 भारतीय मेहमान रामनगर पहुंचेंगे, G20 समिट में शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, G20 समिट की बैठक का आज दूसरा दिन। वही शाम 4 बजे तक पहुंचेंगे विदेशी डेलीगेट। तो मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है। साथ ही आपको बता दें कि 36 विदेशी और 20 भारतीय मेहमान रामनगर पहुंचेंगे और G20 की समिट में शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, मेहमानों के ठहरने की शानदार व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि डिकुली के ताज रिजॉर्ट में मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है। 36 विदेशी और 20 भारतीय मेहमान। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, G20 समिट की बैठक का आज दूसरा दिन है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं और किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए जागृति, G20 की समिट की बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां सुबह से ही राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें जो सभी G20 के प्रतिनिधि है वो शामिल है, जिनमें कई गंभीर मुद्दों पर विशेष रूप से विस्तार से यहां पर चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा, किस तरह की चीजें रहेंगी। तो साइंटिस्ट स्तर पर विज्ञान को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके बाद शाम को एक ब्रीफिंग भी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी किए हैं। अभी वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, ये भी जानना चाहेंगे, आज G20 समिट का दूसरा दिन है और आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अभी जो राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है, जिसके बाद सभी जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो लंच करेंगे। जिसके बाद शाम को एक गाला डिनर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। गाला डिनर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ ही वीआईपीज के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। ये जो अंतिम दिन है इस G20 बैठक का, वो कल 30 मार्च को है, जहां सभी विदेशी प्रतिनिधि कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करेंगे और इसके बाद पन्नागर से दिल्ली को रवाना हो जाएंगे, जिसको देखते हुए रामनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम हर तरह से हर रूट पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया योगेश की जो डेलीगेट्स हैं उनको कॉर्बेट नेशनल की जो है भ्रमण पर ले जाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है डेलीगेट्स के लिए? देखिए, वन विभाग ने कॉर्बेट पार्क में भी सुरक्षा की व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिप्सियों में इन सभी प्रतिनिधियों को कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कराया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में इन्हें जो जंगली जानवर है वो दिखाएंगे और रामनगर की खूबसूरती भी दिखाने का इनको पूरा तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, जहां कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति की जो रूपरेखा है उसको कहीं ना कहीं दीवारों में पेंटिंग के तौर पर उकेरा गया है। तो ये सभी कार्यक्रम कल रहने वाले हैं। विदेशी प्रतिनिधि कल कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करेंगे और वहां की सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, जिसके बाद वो सभी पन्नागर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। G20 समिट की बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां
मेहमानों के स्वागत के लिए वहां पर शानदार तैयारियां की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद कल सभी डेलीगेट्स को कॉर्बेट नेशनल पार्क के भ्रमण पर ले जाया जाएगा, जहां सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वही शाम 4 बजे तक विदेशी डेलीगेट्स वहां पहुंचेंगे। कुशीनगर में सीएम योगी ने नई तहसील भवन सहित 451 करोड़ रुपए की 106 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने तहसील परिसर का भ्रमण करते हुए जायजा भी लिया। इसके बाद उन्होंने गांधी किसान इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। तो साथ ही आपको बता दें कि भाजपा जहां पर वो पहुंचे, तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 451 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कुशीनगर को दी है और वहीं 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुशीनगर के लोगों को 451 करोड़ की सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, माफ कीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। किसान इंटर कॉलेज में सीएम की जनसभा आयोजित की गई। साथ ही आपको बता दें कि 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि का और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। कुशीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकल्पित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, एक तो वही भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश की नवनियुक्त टीम के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, हम पार्टी का स्थापना दिवस और समरसता पखवाड़े के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को एक राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी। इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों ने आज की बैठक में व्यक्त किया। आज अभी जैसा आप लोगों ने बताया
कि 2 विधानसभाओं का उपचुनाव आने वाले मई में प्रस्तावित है। हम लोग आपस में बातचीत करके जो भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों सीटें अपना दल के कोटे वाली सीटें हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके और पूरी तैयारी के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष कह रही है कि रामपुर की जो स्वार सीट है वो मैनपुर की जीत दोहराएंगे। नहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप से दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई टीम गठन के बाद आज पहली बैठक है। सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में खासकर राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी मौजूद हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं और तमाम ये जो नवनियुक्त जो टीम बनाई गई है, इस टीम के पदाधिकारी। हालांकि आज परिचयात्मक बैठक है। परिचयात्मक बैठक के बाद तमाम जो जिम्मेदारी है वो भी दी जाएंगी और खासकर नगर निकाय जो चुनाव है उस पर सबसे बड़ा फोकस किया जाएगा। किस तरीके से किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिम्मेदारियों के साथ साथ किसका क्या काम होगा। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों को निभाने की जिम्मेदारी सौंपेगी और साथ ही साथ जो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं और राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी प्रभारी चुनाव को लेकर इस बैठक में परिचयात्मक बैठक होगी। एक बड़े मुद्दे पर साथ साथ जो नगर निकाय चुनाव है उसमें किस तरीके से प्रदर्शन करना है, जो नगर अध्यक्ष उनको भी चुना जाना है और खासकर प्रदेश में जिलों के प्रभारी बनाए जाने हैं ताकि नगर निकाय चुनाव पर नजर रखेंगे और जो नगर अध्यक्ष हैं उनका रिपोर्ट कार्ड और जिला अध्यक्ष हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे ताकि आगामी जो संगठन में जो जिला अध्यक्षों में बदलाव हो, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद वो उस पर चर्चा की जाएगी कि किसको नगर जिला अध्यक्ष दोबारा बनाया जाएगा या फिर बदलने की आवश्यकता है। कैप्टन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।